तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल और फेजेस ऑफ कंपोनेंट्स, और ये हमारा पार्ट नंबर 20 होगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, लाइफ साइकिल और फेजेस ऑफ कंपोनेंट्स। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिएक्ट जेएस के हवाले से। मतलब इस लेक्चर के अंदर हम जो रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, हम उसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, उसके फेजेस की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम एक क्लास कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो वो जो क्लास कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके फेजेस क्या होते हैं। मतलब एक कंपोनेंट जब बनता है, जब क्रिएट होता है, तब से लेकर जब हमारा कंपोनेंट ख़त्म होता है, एंड होता है, तो उसके दरमियान में कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन सा उसका लाइफ साइकिल होता है, किसका, कंपोनेंट का। तो वो सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर आज कवर करने वाले हैं। क्योंकि भाई देखो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई भी आप फ्रेमवर्क सीख रहे हो या और भी कोई चीज़ भी हो सकती है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप समझ लो कि किसी भी टेक्नोलॉजी या कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ डेवलप करना चाह रहे हो, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यही लाइफ साइकिल आप समझ लो कि उस एप्लीकेशन की या उस टेक्नोलॉजी की क्या होती है, बैकबोन होती है। तो इसलिए जो लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ये रिएक्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, यहाँ पे तो मैं कंपोनेंट्स की फेजेस की बात कर रहा हूँ ना, मतलब कंपोनेंट के लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के ऊपर आने से पहले अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक ह्यूमन के, मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, इंसान होता है, अगर मैं उसके फेजेस बताऊँ, एक इंसान का आपको लाइफ साइकिल बताऊँ, जिससे आपको कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो, ह्यूमन के लाइफ साइकिल में क्या होता है कि भाई सबसे पहले वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेबी होता है। उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल के अंदर नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, नेक्स्ट फेज आता है कि भाई वो एक यंग बॉय बन जाता है। और फिर यंग बॉय के बाद अगला उसका फेज क्या आता है कि भाई वो एक मैन बन जाता है, मतलब एक आदमी बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फेज आता है उसकी लाइफ में जब वो ओल्ड हो जाता है, जब वो ओल्ड मैन बन जाता है। और फिर लास्ट फेज क्या होता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। सही, मतलब वो इस दुनिया से चला जाता है। और आपको पता है यही साइकिल दोबारा से आपके पास कंटिन्यू रहता है। दोबारा से कोई बच्चा पैदा होता है, वो एक लड़का बनता है, और उसके बाद वो मैन बनता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है और फिर दोबारा उसकी डेथ हो जाती है। मतलब जितने भी इंसान है अगर आप बात कर लो, उसके अंदर ये वाला जो साइकिल है ये चलता रहता है, जो कि एक ह्यूमन के फेजेस हैं, एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल पे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल को अगर डिस्कस करूं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फेजेस और लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो हमारे कंपोनेंट का पहला फेज होता है, ठीक है, हमारे लाइफ साइकिल के अंदर जो पहला फेज होता है वो होता है माउंटिंग। माउंटिंग के बाद आता है अपडेटिंग, जो कि सेकंड फेज होता है। और अपडेटिंग के बाद लास्ट फेज आता है अनमाउंटिंग। मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के जो फेजेस हैं, जो लाइफ साइकिल है, उसके अंदर टोटल कितने फेजेस होते हैं, कितने लाइफ साइकिल हैं, 3, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। अब देखो, ये जो पहला फेज होता है माउंटिंग, अगर मैं इसके आपको इंग्लिश साइनोनियम्स बताऊं, मतलब माउंटिंग का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है। देखो, माउंटिंग का मतलब है सेटअप करना, मतलब बनाना। दूसरा मतलब है इसका प्रिपेयर करना। माउंटिंग का दूसरा मतलब क्या है, प्रिपेयर करना। और फिर तीसरा मतलब है ऑर्गेनाइज करना, और चौथा है यहाँ पे अरेंज करना, ठीक है। तो देखो, आपको समझ आ रहा होगा कि माउंटिंग का क्या मतलब है, सेटअप करना, प्रिपेयर करना, बनाना। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि स्टार्ट करना, इनिशियलाइज करना। और फिर उसके बाद सेकंड फेज आता है अपडेटिंग का, और फिर थर्ड फेज आता है अनमाउंटिंग का। अब यहाँ पे देखो, अनमाउंटिंग माउंटिंग का अपोजिट है। भाई देखो, माउंटिंग का क्या मतलब था, प्रिपेयर करना, सेटअप करना। और अनमाउंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमने प्रिपेयर किया था उसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना, फिनिश करना। ये किसका मतलब हो गया, अनमाउंटिंग का। तो हमारे रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर ये 3 लाइफ साइकिल होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। और ये इसी ऑर्डर में चलता है, पहले माउंटिंग, फिर अपडेटिंग और फिर अनमाउंटिंग। तो ये 3 फेज होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको 3 फेजेस बताए, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग, इन तीनों फेजेस के अंदर होता क्या है, मतलब क्या काम परफॉर्म होता है इन तीनों फेजेस के अंदर।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, माउंटिंग। अब देखो माउंटिंग के अंदर क्या काम होता है, यहाँ पे देखो माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। मतलब माउंटिंग में क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उनको पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, डॉम में। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। जैसा भाई आपको पता है जो हमारे पास डॉम है, डॉम के अंदर क्या होता है, जब भी हमारा वेब पेज डिस्प्ले होता है तो हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं डॉम। तो मतलब जो एलिमेंट्स हम अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, माउंटिंग के अंदर क्या होता है कि उन एलिमेंट्स को डॉम में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो माउंटिंग में ये काम होता है। फिर अपडेटिंग, अपडेटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो a component is updated whenever there is a change in the component's state or props। मतलब देखो यहाँ पे क्या रहा है, जो हमारा सेकंड फेज है अपडेटिंग, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप अपने कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेशन परफॉर्म करते हो, अपडेशन किस चीज़ की, जब भी आप अपने कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स को अपडेट करते हो तब आपके पास ये सेकंड वाला फेज चलता है। लेकिन भाई देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन अक्सर रहती है स्टूडेंट को। भाई देखो प्रॉप्स को जब हमने पढ़ा था तो प्रॉप्स थे इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब प्रॉप्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट म्यूटेबल होते हैं, मतलब स्टेट को हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर मैं प्रॉप्स को स्टेट में डाल दूं तो तब तो स्टेट क्या हो जाएंगे, म्यूटेबल हो जाएंगे, मतलब चेंजेबल हो जाएंगे। तो इस केस में प्रॉप्स आपके पास म्यूटेबल हो सकते हैं, कब, जब आप प्रॉप्स का डेटा स्टेट में डाल दो। तो जब प्रॉप्स का डेटा स्टेट में आ जाएगा इसका मतलब मैं स्टेट को अपडेट कर सकता हूं या मैं प्रॉप्स को अपडेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अपडेटिंग वाला ये जो फेज है वो कब आता है, जब आप अपने कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स को क्या करते हो, अपडेट करते हो। और फिर उसके बाद लास्ट फेज अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो द लास्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डॉम। मतलब देखो माउंटिंग में क्या हो रहा था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको डॉम के अंदर इंसर्ट किया जा रहा था। तो एलिमेंट्स हमारे पास किस में होते हैं, कंपोनेंट में होते हैं। तो मतलब यहाँ पे समझ लो कि कंपोनेंट को डॉम के अंदर इनिशियलाइज किया जा रहा है माउंटिंग फेज के अंदर। लेकिन अनमाउंटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जब हम अपने कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करते हैं, और ये लास्ट फेज है। अनमाउंटिंग क्या है, लास्ट फेज है। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर बात है जब हमारे कंपोनेंट का काम खत्म हो जाता है तो उसको डॉम में से रिमूव करना जरूरी है, वरना वो जो कंपोनेंट है वो हमारी मेमोरी में, हमारी डॉम में स्पेस लेता रहेगा। मतलब देखो आप इसी तरह से समझ लो, जिस तरह हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो तब जो बेल लगती है, फॉर एग्जांपल 8 बजे स्कूल का टाइम है, ठीक है, तो वो जो 8 बजे है आप उसको क्या कह सकते हो, माउंटिंग। और फिर अनमाउंटिंग मतलब जब छुट्टी होती है स्कूल की, मतलब 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती है, जब सब अपने घर पे चले जाते हैं, तो आप समझ लो कि वो हो गया आपके पास अनमाउंटिंग। एक और एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, जिस तरह फिल्म स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई मिल गया, ठीक है, जादू वाली फिल्म, उसमें क्या होता है कि भाई जब वो फिल्म स्टार्ट हुई तो मतलब माउंटिंग, और जब वो फिल्म बन गई, कंप्लीट हो गई, तो उसका क्या हो गया, पैकअप हो गया, अनमाउंटिंग। सही है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये 3 फेजेस हैं, उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कंपोनेंट्स का जो लाइफ साइकिल है, फेजेस हैं, उसके अंदर टोटल कितने फेजेस हैं, 3, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। लेकिन भाई यहाँ पे देखो जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसके हिसाब से तो 3 ही फेजेस हैं हमारे कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में। लेकिन देखो अक्सर ये होता है कि जो हमारे पास माउंटिंग है और अपडेटिंग है, इस फेज के अंदर ना अक्सर हमारे पास कुछ एरर्स जनरेट होते हैं, ठीक है, कुछ एरर्स आते हैं। तो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए माउंटिंग और अपडेटिंग के बाद हमारे पास एक ऐसा फेज भी होता है जिसको कहा जाता है एरर हैंडलिंग। मतलब नॉर्मली तो ये नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 3 ही है, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। लेकिन ये आपके पास कब अकर होता है, जब माउंटिंग और अपडेटिंग के अंदर कोई एरर आता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलिंग का फेज यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। और एरर हैंडलिंग के फेज के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनको ओवरराइड करके हम एरर हैंडलिंग वाला काम करते हैं। भाई देखो ये उसी तरह है जिस तरह अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्सेप्शंस आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उनको कैच करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। तो समझ लो उसी तरह का काम होता है एरर हैंडलिंग के अंदर। लेकिन रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एरर हैंडलिंग को कोई फेज नहीं कहा जाता। मतलब रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से 3 ही मौजूद हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो यहाँ पे देखो एरर हैंडलिंग के बारे में क्या बता रहा है, व्हेन एवर सम एरर अकर्स ड्यूरिंग माउंटिंग और अपडेटिंग देन दिस फेज कम्स इनटू प्लेस। मतलब जब
माउंटिंग आप कर रहे होते हो या अपडेटिंग कर रहे होते हो, तो उस दौरान अगर कोई भी एरर्स आते हैं तो तब आपके पास ये वाला फेज इंप्लीमेंट होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो पहला पॉइंट, ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट हैज अ लाइफ साइकिल विच यू कैन मॉनिटर एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग इट्स 3 मेन फेजेस। मतलब देखो आपका हर एक कंपोनेंट जो होता है रिएक्ट का, मतलब आप जितने भी कंपोनेंट बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, जितने भी कंपोनेंट बनाओ, हर कंपोनेंट के अंदर ये 3 मेन फेजेस होते हैं। और इन 3 मेन फेजेस को, जो कंपोनेंट के होते हैं, आप इन 3 फेजेस को मॉनिटर भी कर सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मतलब माउंटिंग फेज में अगर आप चाह रहे हो कि आप कोई अपना कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो वो काम भी आप कर सकते हो। अपडेटिंग करते वक्त अगर आप कोई अपना काम करवाना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। अनमाउंटिंग करते वक्त अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मेन फेजेस होते हैं। सही है, जिस तरह से मैंने बताया, माउंटिंग है, अपडेटिंग है और अनमाउंटिंग है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो भाई, देखो यहां पे ये जो माउंटिंग, अपडेटिंग और ये जो अनमाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं। भाई सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने हेडर का एक कंपोनेंट बनाया है, मैंने कंटेंट का एक कंपोनेंट बनाया है, इसी तरह एक साइड बार का कंपोनेंट है और इसी तरह एक फूटर का कंपोनेंट है। तो ये मैंने 4 कंपोनेंट बनाए हैं। तो रिएक्ट ऐप किस तरह से काम करती है भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट्स वर्चुअल डॉम का। मतलब देखो भाई, एक तो हमारे पास HTML का डॉम होता है जिसके साथ मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं। इसी तरह रिएक्ट का एक वर्चुअल डॉम होता है जो कि सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब आप जो भी अपने कंपोनेंट बनाओगे ना, इन कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले उनको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, इस रिएक्ट के वर्चुअल डॉम में। इस वर्चुअल डॉम को कौन मेंटेन करता है, रिएक्ट मेंटेन करता है। और फिर उसके बाद जब रिएक्ट का ये वर्चुअल डॉम इन सारे कंपोनेंट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको चेक करता है, उसके अंदर जो भी एरर्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, एरर तो रिजॉल्व डेवलपर करेगा, लेकिन रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है वो इसको इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे कोई एरर्स हैं, इश्यूज हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्ट के वर्चुअल डॉम में जाते हैं। तो रिएक्ट उनको अपने वर्चुअल डॉम में प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको एक्चुअल डॉम में भेज देता है। एक्चुअल डॉम मतलब जो हमारे HTML का एक्चुअल डॉम होता है, मतलब ये रिएक्ट का है और ये हमारे पास जो HTML का होता है डॉम, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। और फिर ये जो हमारा एक्चुअल डॉम होता है वो हमारे कंपोनेंट्स को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर रेंडर करवा देता है। जिस तरह हेडर यहाँ पे आ गया, साइड बार आ गया, कंटेंट आ गया और यहाँ पे फूटर आ गया। तो मतलब देखो, ये आपने प्रोसेस समझना है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे पहले रिएक्ट के वर्चुअल डॉम में आते हैं, फिर वहां से एक्चुअल डॉम में ट्रांसफर होते हैं और फिर एक्चुअल डॉम से वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले हो जाते हैं। भाई देखो, अक्सर स्टूडेंट ये इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब एक्चुअल डॉम मौजूद था तो रिएक्ट ने अपना वर्चुअल डॉम क्यों बनाया। भाई देखो, ये जो रिएक्ट का अपना वर्चुअल डॉम है ना, यही रिएक्ट की स्ट्रेंथ है। मतलब रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स की जितनी भी टाइप चेकिंग हो रही है, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग हो रही है, एरर्स का जो सोल्यूशन है, जो रिजॉल्विंग हो रही है, वो सारा काम रिएक्ट वर्चुअल डॉम के अंदर हो रहा है। ठीक है, और रिएक्ट का वर्चुअल डॉम इसीलिए बनाया गया है कि भाई जब कंपोनेंट्स का, एलिमेंट्स का सारा डेटा यहाँ पे आएगा तो यहीं पे उसकी चेकिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि जब एक्चुअल डॉम में उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो एक्चुअल डॉम में कोई इश्यूज ना आए, क्योंकि एक्चुअल डॉम में जाने के बाद वो डेटा डायरेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाता है। तो इसलिए रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है उसको बनाया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंपोनेंट से कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो, समझ लो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट आपने पास किए, तो वो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट पहले रिएक्ट के वर्चुअल डॉम में आते हैं और फिर यहाँ से वो एक्चुअल डॉम में ट्रांसफर होते हैं और फिर वहाँ से वो हमारे डॉक्यूमेंट में रेंडर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आपके कंपोनेंट वर्चुअल डॉम से एक्चुअल डॉम में जाते हैं और फर्स्ट टाइम जब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इनको डिस्प्ले करवाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माउंटिंग। मतलब जब आपके एलिमेंट्स हैं, आपका कंपोनेंट है, वो एक्चुअल डॉम के अंदर जब इंसर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है माउंटिंग। माउंटिंग के बाद फॉर एग्जांपल सपोज करो ये साइड बार है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर साइड बार। मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो साइड बार लिखा है ना, मुझे इसको अपडेट करके माय साइड बार करना है। मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो साइड बार लिखा है उसको अपडेट करके मुझे माय साइड बार करना है। तो इस केस में जो हमारे पास फेज आता है वो कौन सा होता है, अपडेटिंग।
मतलब अब मैं इसको स्टेट के थ्रू अपडेट करूं या प्रॉप्स के थ्रू अपडेट करूं तो उसमें क्या होगा, ये अपडेटिंग फेज हमारे पास आएगा। ठीक है, और यहां पे देखो जब आपके पास आपके कंपोनेंट का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, आपके कंपोनेंट का काम खत्म हो गया, आपकी रिएक्ट का काम खत्म हो गया, रिएक्ट ऐप का, तो इन दी एंड सबसे एंड में आपके पास जो फेज चलता है वो होता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी जो आपके कंपोनेंट्स थे उनको एक्चुअल डॉम से रिमूव कर दिया जाता है, ताकि एक्चुअल डॉम के अंदर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे आपके कंपोनेंट वो क्लीन हो सकें, फ्री हो सकें। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब आप माउंटिंग और अपडेटिंग कर रहे होते हैं उस दौरान में अगर कोई एरर्स आते हैं आपके पास, तो उस केस में हमारे पास एक स्पेशल फेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग, जिसके अंदर वो जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, कैच किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ रिएक्ट का ये जो वर्चुअल डॉम होता है उसके हवाले से। भाई देखो जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ना रिएक्ट जेएस का, तो कुछ बातें वर्चुअल डॉम के हवाले से मैंने आपको वहां पे भी बताई थी, कुछ नई बातें मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट, वर्चुअल डॉम, रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट विच इज लाइक अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम, अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉम। मतलब देखो ये जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, एक लाइट वेट कॉपी होती है। लाइट वेट कॉपी होती है किसकी, हमारे एक्चुअल डॉम की। मतलब समझ लो जो हमारा एक्चुअल डॉम होता है उसकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम कह रहे हैं रिएक्ट वर्चुअल डॉम। मतलब सबसे पहले जो डेटा, सबसे पहले जो कंपोनेंट और एलिमेंट्स आते हैं वो रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के पास आते हैं और फिर उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे एक्चुअल डॉम में। वर्चुअल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई देखो ये हमें नजर नहीं आता, मतलब इसको जो हैंडल कर रहा है वो रिएक्ट हैंडल कर रहा है, रिएक्ट ही इसको मेंटेन कर रहा है। सही है, फिर यहां पे देखो, सो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन ओरिजिनल डॉम देयर इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट इन रिएक्ट वर्चुअल डॉम। मतलब देखो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे ओरिजिनल डॉम में होता है ना, एक्चुअल डॉम में होता है, उसकी एक कॉपी हमारे पास हमारे रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के अंदर भी होती है, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम से ही डेटा कहां पे ट्रांसफर होता है, ओरिजिनल डॉम में ट्रांसफर होता है, एक्चुअल डॉम में ट्रांसफर होता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, it is exactly the same but it does not have the power to directly change the layout of the document। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम होता है ना, ये सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से हमारा एक्चुअल डॉम होता है, ओरिजिनल डॉम होता है, लेकिन रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के पास ये पावर नहीं होती कि वो हमारे डॉक्यूमेंट के लेआउट को चेंज कर सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट का लेआउट हमारा एक्चुअल डॉम ही करता है, रिएक्ट का वर्चुअल डॉम नहीं कर सकता, रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के पास ये पावर नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, मैन्युपुलेटिंग डॉम इज स्लो। कौन से डॉम की बात कर रहा है, एक्चुअल डॉम की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है जब भी आप एक्चुअल डॉम के साथ काम करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, उस डॉम के अंदर एलिमेंट्स को अपडेट करते हो, चेंज करते हो, तो ये काम स्लो होता है। बट मैनिपुलेटिंग वर्चुअल डॉम इज फास्ट एज नथिंग गेट्स ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप वर्चुअल डॉम के साथ कोई अपडेशन परफॉर्म करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, तो वो फास्ट होता है। वो फास्ट क्यों होता है, क्योंकि वर्चुअल डॉम का ये काम नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना या ड्रॉ करना। एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना या डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करना, ये काम किसका होता है, हमारे एक्चुअल डॉम का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सो ईच टाइम देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ आवर एप्लीकेशन द वर्चुअल डॉम गेट्स अपडेटेड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ द रियल डॉम। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी हमारी रिएक्ट ऐप के अंदर स्टेट के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है, कोई भी डेटा अपडेट होता है, तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है ना वो अपडेट होता है, उसके बाद हमारा रियल डॉम, एक्चुअल डॉम अपडेट होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट, यहां पे देखो पहला पॉइंट, दीज थ्री फेजेस और लाइफ साइकिल ओनली अप्लाइड टू क्लास कंपोनेंट्स नॉट ऑन फंक्शनल कंपोनेंट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है ये जो हमने तीन फेजेस माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग कवर किए हैं, ये जो फेजेस है, ये जो लाइफ साइकिल है, ये क्लास कंपोनेंट पे अप्लाई होते हैं, ये फंक्शनल कंपोनेंट में अप्लाई नहीं होते। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, देयर इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग लाइफ साइकिल ऑन फंक्शनल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हुक्स। मतलब यहाँ पे देखो जो लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है ये फंक्शनल कंपोनेंट में अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं हुक्स। सही है, तो इसको हुक्स का भी एक मतलब पूरा एक आप समझ लो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं जो कि हम इसी रिएक्ट के अंदर कवर करेंगे।
ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको 3 फेजेस बताया उनकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो सबसे पहली डेफिनेशन, माउंटिंग मींस पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। वही बात कि भाई जो आपके एलिमेंट्स होते हैं कंपोनेंट में, उनको डॉम में जब इंसर्ट किया जाता है, ये काम कब होता है? माउंटिंग फेज में। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इन दिस फेज एन इंस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डॉम। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि माउंटिंग फेज के अंदर हमारे कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएट होता है और वो जो इंस्टेंस है वो डॉम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। भाई यहाँ पे देखो, हमारा वो जो कंपोनेंट है, हम क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है वो क्लास है ना, तो इसका मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और इंस्टेंस को क्या कहा जा रहा है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि माउंटिंग के फेज में हमारी क्लास कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और फिर उसे इंसर्ट किया जाता है हमारे डॉम में, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट फेज, अपडेटिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। मतलब जब आप अपना कंपोनेंट को अपडेट करते हो, जब आप अपनी कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करते हो, तब ये सेकंड फेज अकर होता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, अ कंपोनेंट इज अपडेटेड व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द कंपोनेंट्स स्टेट और प्रॉप्स। देखो वही बात कर रहा है कि जब आप कंपोनेंट अपडेट करते हो, तो कंपोनेंट अपडेट कैसे होता है? जब आप कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप्स के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो। तो जब भी ये कंपोनेंट अपडेट होगा, तो आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर किया जाता है, तो इसीलिए ये वाला अपडेटिंग वाला फेज मौजूद है कि भाई जब भी अपडेट होगा कोई भी स्टेट या प्रॉप, तो दोबारा अपने कंपोनेंट को री रेंडर किया जाएगा। तो ये वाला काम होता है अपडेटिंग फेज में। फिर आगे आ जाओ, फिर है लास्ट अनमाउंटिंग। तो देखो अनमाउंटिंग में क्या कह रहा है, द नेक्स्ट फेज इज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डॉम और अनमाउंटिंग एज रिएक्ट लाइक्स टू कॉल इट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अनमाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट है उसको डॉम से रिमूव कर दिया जाता है। मतलब हमारा जो कंपोनेंट डॉम में स्पेस ले रहा होता है, उस स्पेस को खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखो एक मजे की बात लिखी हुई है कि रिएक्ट बड़ी खुशी से इस फेज को कॉल करता है, क्योंकि भाई देखो छुट्टी तो सबको पसंद है ना, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हुआ कोई बच्चा हो, छुट्टी सबको पसंद है। ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन छुट्टी सबको पसंद है। तो इसी तरह रिएक्ट को भी अनमाउंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे द कंपोनेंट लाइफ साइकिल। भाई देखो मैंने आपको 3 फेजेस बताए हैं ना, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, each component has several life cycle methods that you can override to run code at particular times in the process। मतलब देखो मैंने आपको 3 बताया ना, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। भाई देखो इन तीनों फेजेस के अंदर ना बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड्स मौजूद हैं। मतलब माउंटिंग के अंदर भी कुछ मेथड्स मौजूद हैं, अपडेटिंग के अंदर भी कुछ मेथड्स मौजूद हैं और अनमाउंटिंग के अंदर भी एक मेथड मौजूद है। और उन मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं और अपना कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि भाई जब मेरे एलिमेंट्स माउंट होंगे तो उससे पहले कोई कोड चलना चाहिए, या फिर जब मेरे एलिमेंट्स माउंट हो जाएंगे उसके बाद कोई कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। सेम इसी तरह जब मैं अपने कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करता हूं तो उससे पहले कोई कोड चलना चाहिए, उसके लिए भी मेथड है। और जब मैं अपने कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट कर दूंगा उसके बाद कोई कोड चलना चाहिए, उसके लिए भी लाइफ साइकिल मेथड्स मौजूद हैं। और सेम इसी तरह जब मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा, जब डॉम से रिमूव कर दिया जाएगा, तब कोई कोड चलना चाहिए। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड होती है तो आपको एक मैसेज शो होता है, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन, कहीं कहीं पे होता है ऐसा। तो समझ लो वो काम कहाँ पे हो रहा होता है, माउंटिंग में हो रहा होता है। और जब हमारी एप्लीकेशन एंड हो जाती है तो समझ लो कि एक मैसेज आ रहा है गुड बाय का, तो वो गुड बाय का कौन से फेज में आ रहा है, अनमाउंटिंग के फेज में आ रहा है। ठीक है, तो हर फेज के अंदर समझ लो कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जिनको हम अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड्स यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, लाइफ साइकिल और फेजेस ऑफ कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास फेजेस हैं कंपोनेंट्स का, जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है, और फिर आगे जाके उन मेथड्स का प्रैक्टिकल वर्क भी हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस रिएक्ट जेएस के हवाले से आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।